हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। ये हल प्रश्न पत्र आप लोगों को सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप लोगों को अपने क्वेश्चंस को करना है और किस तरह से आगे तैयारी रखनी है। सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करना है कि हमने पूरी किताब सॉल्व कर डाली या रट डाली और सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इस किस तरह से पढ़ना है वो भी आप लोगों को इसके माध्यम से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता ऑप्शन में दिया गया है, उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उनमें पानी लगातार बहता है, उसमें अधिकांश वर्षा का पानी होता है, या वे नौगम्य हैं। अगर आप देखो तो आपको 3 पॉइंट तो लग रहे होंगे कि बिल्कुल सही है, इनमें गाद निक्षेप है, पानी लगातार बहता है ये भी सही है, और वे नौगम्य है ये भी सही है, क्योंकि हिमालय की नदियां, चाहे आप गंगा को देख लीजिए, क्या नौगम्य नहीं है? है, ठीक है, यमुना नौगम्य है। तो है क्या कि अब इसमें से आप लोग को देखना है, क्योंकि कूट तो दिए नहीं गए हैं या कौन असत्य है ये बोला नहीं गया है, तो आपको क्या देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा क्या चीज होगी। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो चीज होगी वो आपका बी होगा, इसमें पानी लगातार बहता रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन में अगर कूट नहीं दिया गया है, जैसे हमने पिछली बार कराया था तो उसमें कूट नहीं था, तो अगर कूट नहीं दिया है तो देखना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इनको जो जल मिलता है वो ग्लेशियर के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट होगा उनमें पानी लगातार बहता है। क्यों? ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी मिलेगा, वर्षा के जल पे डिपेंड होती नहीं है। हाँ, वर्षा होती है तो पानी इनको मिलता है, लेकिन डिपेंड नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे गाद निक्षेप अधिक होंगे, ये भी सही है। तो इनमें से जो राइट है वो आपका ये होगा। अगर कूट लगाना होता तो आप इनको तीनों को राइट करते। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये आपका है अरेबियन सी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में कौन कौन सी गिरती हैं एक बारी याद ही करके छोड़ो ना, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे हो जाएगा। कौन सी है? लूनी है। लूनी देखिए अरावली के किस साइड से निकल रही है? अरावली रेंजेस, अगर हम इधर से जा रहे हैं तो इसके बाई ओर है। ठीक है, देख लीजिए ये अरावली रेंजेस हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली के किस साइड से है, तो अरावली के पश्चिम साइड से निकल रही है। फिर ये है साबरमती, और साबरमती अरावली के किस साइड में है? पूर्व साइड में। फिर आपका है ये माही, फिर ये है नर्मदा, और फिर ये है आपकी ताप्ती। ठीक है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, अगर क्रम पूछे तो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मीठी नदी है, फिर मांडवी है, फिर जुआरी है, फिर शरावती है, फिर भरत पूजा है, फिर पेरियार है। क्लियर हो रहा? ये सारी आपकी कहाँ निकलेंगी? ये सारी आपकी अरब सागर वाली नदियां हैं। क्रम भी याद कर लीजिएगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अरब सागर में गिरती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जितनी सारी नदियां हैं क्या बनाएंगी? डेल्टा नहीं बनाएंगी, तो क्या बनाएंगी? एक्सुई बनाएंगी। तो अरब सागर में जितनी भी नदियां गिर रही हैं वो आपकी क्या बनाएंगी? एक्सुई बनाएंगी। और अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की कौन कौन सी नदियां हैं, तो पश्चिमी घाट की आपकी कौन सी हो गई? मांडवी, जुआरी, शरावती, भरत पूजा, पेरियार, मीठी होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, विंध्याचल, ठीक है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वतमाला, कहाँ पे कौन सी नदी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो और किस राज्य में कौन सी नदी
निकलती है या बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ आप सारा याद करते जाइए। मैप बार बार लाने का मेरा मकसद यही है कि आपको चीजें देख देख के याद हो जाए। कूट वूट बनाने की जरूरत नहीं है, कूट से एक ही तो क्वेश्चन याद होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो इससे जो पूछेंगे या इससे जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप सारा कर ले जाओगे। तभी तो मैं कहती हूँ पूछेंगे कहाँ से भाई, राज्य वही रहेंगे, नदियों का क्रम वही रहेगा, पहाड़ वही रहेंगे, सब कुछ तो वही रहेगा, दिशाएं वही रहेंगी, तो पूछेगा कहाँ से। क्लियर हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? माही। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गिरेगी आपकी माही नदी, अरब सागर में गिरेगी। ठीक, गोदावरी नहीं गिरेगी क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। ठीक है, गोदावरी और आपकी कृष्णा नदियों की ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और महानदी भी। ठीक, महानदी भी आपकी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। फिर नेक्स्ट, प्रायद्वीपी भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपी भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ठीक, तो ताप्ती, जैसा अभी हमने बताया था आपको, ये देखिए ताप्ती नदी आपकी हो गई, और फिर ये हो गया नर्मदा नदी, और ये हो गया आपकी, अगर माही पूछा होता तो माही, शरावती, लूनी। ठीक है, टिप्स में याद कर लीजिए, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। और ये क्या बनाएंगे? लूनी तो मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाएगी। बाकी जो नदियां हैं वो क्या बना रही हैं? एक्चुअली बना रही हैं, और कहाँ गिरेंगी? वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, सॉरी अरब सागर में, और आपकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है वो कौन कौन सी है? वो आपकी महानदी है। इसके अलावा स्वर्णरेखा, ब्रह्माणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। अब महानदी गोदावरी, दक्षिण गंगा, ध्यान रखिएगा, गोदावरी क्या है? दक्षिण गंगा है। ठीक है, और कावेरी क्या है? दक्षिण की गंगा है। क्लियर हो गया? दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा याद रखिएगा, और गंगा तो गंगा है ही है। ठीक है, तो गोदावरी दक्षिण की दक्षिण गंगा कहलाती है, और कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। और इसके अलावा पुरुषों के नाम पे कौन कौन सी नदियां हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मोस्टली आप जितनी भी नदियां देखते हो उसमें स्त्रियों का नाम होता है। क्लियर है ना? तो इसका जो राइट आंसर है पूर्व की ओर बहने वाली, तो कौन बहेगी? महानदी। क्लियर हो रहा है? महानदी ये आपके पूर्व की ओर या बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी थी? नर्मदा, ताप्ती, माही, शरावती और लूनी विलुप्त हो जाती, लेकिन अंदर अंदर जल तो जाता ही होगा। ठीक है, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? कर्नाटक राज्य के आपको प्रपात पता होने चाहिए, सभी के पता होने चाहिए। आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब पहले सिलेबस तो कंप्लीट ही होना चाहिए। ठीक है, तो कर्नाटक का जो है गोकुंजिकल है, जोग है, शिव समुद्रम है, गोकक जलप्रपात है। ठीक है, तो शरावती नदी पे आपका कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कौन सी नदी? शरावती। शरारती है शरावती नदी, और कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। और कौन सा प्रपात है? तो जोग जलप्रपात। जोग मत करिएगा, ठीक है, जोग जलप्रपात है।
इसके अलावा कुंचिकल भी है और शिव समुद्रम भी है, गोकक भी है। फिर बाकी कहाँ कौन कौन से जलप्रपात हैं वो आप एक बारी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को याद करते करते 5-6 क्वेश्चन या ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। जिस दिन वो खोजी प्रवृत्ति रखोगे ना, सिलेक्शन अपने आप मिलना है। ठीक है, टेंशन से अच्छा कर्म करिए। ठीक है, सोचिए नहीं, कर्म करते जाइए, बाकी तो मिलेगा ही फल। तवा नदी किसकी सहायक है? तवा, तवा जब मम्मी लोग रोटी बनाती हैं वो नहीं, नदी का ही नाम तवा है। क्यों है पता नहीं। तो तवा नदी ये देखिए आपकी, ये आपकी है तवा नदी, और यहाँ पे ये मिल जा रही है किससे? तो ये आपकी नर्मदा नदी से मिलेगी। तो तवा नदी किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा बेड़ा घाट है, यहाँ इसी पे शक्कर नदी है, दूधी नदी है, कोलार नदी है, हिरन नदी है, गोवट नदी है। तो ये सारी जो है, और सरदार सरोवर बांध भी इसी पे है। ये जो सारी नदियां हैं वो किसकी हैं? नर्मदा नदी की। और पिछले में नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र, उसकी सहायक नदियां, उस पे कौन कौन से बांध बने हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से जो बांध बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अवरोध। अवरोध तो कहेंगे नहीं भाई, कोई चीज है हम अवरोध का निर्माण करते हैं ना। ठीक है, फिर लेविज या तटबंध, बैराज हम बनाते हैं। वेदिका नदी के द्वारा बनती है, लेकिन ये किनारे नहीं होते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है लेविज या तटबंध। पानी बार बार आएगा तो क्या होगा? वो जो मिट्टी होगी उसको खारता चला जाता है। फिर जब पानी कम होगा तो उतना पोर्शन नीचे दिखने लगेगा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक बांध है नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि नदी नीचे से भी तो कटाव की प्रक्रिया चालू रखती है। तो नीचे गहरा करती जाएगी तो ऊपर का पोर्शन नीचा लगेगा वैसे भी। तो ये क्या कहलाते हैं? लेविज या तटबंध। देखिए कुछ ऐसा होता है, इधर पेड़ पौधे, ये पोर्शन, और लहरों के माध्यम से या कुछ इकट्ठा भी किनारे किनारे वो करती रहती है जो भारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो तटबंध होता है ये नदियों के द्वारा बनाया जाता है, इसको लेविज भी बोला जाता है। फिर निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग समान है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शन देखें तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो गंगा का उद्गम क्षेत्र अलग है, ब्रह्मपुत्र का अलग है, तो ये तो होगा नहीं। मानसरोवर झील से तो निकल नहीं रही, गंगोत्री हिमनद से निकल रही। ठीक है, उसी तरह से ताप्ती का अलग है, व्यास का अलग है, क्योंकि ताप्ती आपकी कहाँ, ये देखिए ये वाला पोर्शन ताप्ती का है, और जो आपकी व्यास है वो क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, ये यहाँ की नदी है तो उद्गम क्षेत्र सेम कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है। फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, तो हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी मानसरोवर, सतलज नदी मानसरोवर और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकल। क्लियर हो रहा है? तो ये सही हो सकता है। सिंध और गंगा होगा नहीं, क्योंकि सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से, गंगा नदी निकल रही है यहाँ से, ये गंगा का है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र, सिंधु प्लस सतलज, तीनों होंगे कि नहीं? अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र और सतलज होता तो भी सही होता, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज होता तो भी सही है, और ब्रह्मपुत्र और सिंध है तो भी सही है। तो आपका राइट क्या होगा? ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी, इनका उद्गम क्षेत्र एक ही है।
हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि पोटवार पठार के कारण ये ऊपर उठा है और हमारा दिल्ली का तट थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो जो बहाव था उधर जा रहा था वो इधर ब्रह्मपुत्र का हो गया। क्लियर हो रहा है? साथ में हिमालय की उत्पत्ति भी कारण है। फिर निम्नलिखित में से प्लाया झील उदाहरण है। अब प्लाया झील है क्या? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। अब मान लीजिए समुद्र है, समुद्र का पानी लहरें ज्यादा आई, कहीं गड्ढा है वहां भर जाएगा, ठीक है, भर गया। भरने के बाद क्या होगा? पानी जल वाष्पित होगा, लेकिन जो लवण होंगे वही रह जाएंगे, ना, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह की जो झीलें होती हैं वो प्लाया झील कहलाती हैं, और ये कहाँ पे है? डिडवाना जो है ये इसका मुख्य उदाहरण है, यानी डिडवाना प्लाया झील का उदाहरण है। क्लियर हो गया? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाया झील होती है तो खारी तो होगी, ठीक है। समुद्र का जल होता है उसमें, ये भी सही है। समुद्र सॉल्टी कम होगा, और ये जो है सॉल्टी ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि एक जगह इकट्ठा है, तो इसका वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, तो नमक वहां पे ज्यादा बच जाएगा। तो आपकी कौन सी? डिडवाना। फिर दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दामोदर कोयला क्षेत्र, तो दामोदर कोयला क्षेत्र आपका होगा ये वाला, दामोदर नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, दामोदर कोयला क्षेत्र। तो ये यहाँ पे जो प्रवाह प्रणाली पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? जाली नुमा, यानी ऐसे नदियां ऐसे ऐसे आती दिखेंगी और ऐसे ऐसे आती दिखेंगी, ठीक है, तो एक जाली टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो दामोदर कोयला क्षेत्र में जो जल प्रवाह प्रणाली है वो जाली नुमा है, यानी ऊपर से देखने पे कैसी लगती है? जो सहायक हैं, उप सहायक नदियां हैं, वो सारी मिलकर के कौन सा शेप दे रही हैं, या ऊपर से कैसी दिख रही हैं? तो जाली नुमा दिखती हैं। तो यही इसका क्या होगा? उदाहरण होगा प्रवाह प्रणाली का। क्लियर हो गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जाली नुमा। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी, ठीक है, यहां से आपकी सिंधु निकलेगी और सतलज निकलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। तो ये भारत में तो आती नहीं है पहले, ये तो आपका भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर के। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है सांगपो, सांगपो। क्लियर हो रहा है? मानसरोवर झील से 3 नदियां निकल रही हैं, यानी इन तीनों का उद्गम क्षेत्र एक ही है, डायरेक्शन अलग है। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्व की ओर चली जाती है सांगपो के नाम से, और आपकी सिंध और सतलज नदियां ये चली जाती हैं पश्चिम की ओर। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से? नमचा बरवा के पास यू टर्न लेते हुए प्रवेश करेगी, और अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर गंगा नदी और ये दोनों मिल जाती हैं और सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ये जो नदी है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? सांगपो। तो जो राइट होगा वो ये होगा। क्लियर हो गया? फिर उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। ये जो वर्तमान है ये कह रहे हैं कि जो अब आप देख रहे हो ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडो यानी आपकी सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज,
ये नदियां अलग डायरेक्शन में चली गई हैं और ब्रह्मपुत्र नदी अलग, विच्छेदन यानी दोनों में विभाजन हो गया या बढ़ गई है या टूट गई है। ठीक है, तो उसका प्रतिफल है तो हाँ है, क्योंकि जब भारत का ये वाला पोर्शन ऊपर उठा है और ये वाला पोर्शन उठा है तो नदियां क्या हुई हैं, जो इधर आ रही थी, जो यहां से इधर आ रही थी तो कुछ इधर जाने लगी है, कुछ इधर गई है, कुछ उधर गई है। क्लियर हो रहा है? अब पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान, यानी इसके दो कारण इन्होंने बताए हैं। एक तो ये बोल रहे हैं पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान हुआ है, पाकिस्तान में पोटवार पठार का क्षेत्र है, ये ऊपर उठा है। ठीक, और मालदा गैप का अवतलन हुआ है। मालदा गैप, यहाँ पे आप जाओगे नीचे, जब पश्चिम बंगाल साइड में, तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो क्या अवतलन नीचे धंसा है। तो जब ये भाग धंसेगा तो जाहिर सी बात है फ्लो जिधर होगा उधर ही नदियां जाएंगी, मतलब जिधर थोड़ा सा ढलान होगी, तो उसके कारण तो ये सही है। तो दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। भाई पहले सारी नदियां पश्चिम की ओर जा रही थी, लेकिन जब मालदा गैप का पोटवार पठार उठा है और मालदा गैप का अवतलन हुआ है, तो जो नदियां थी वो किधर चली गई हैं? कुछ नदियां इधर ही बही हैं और कुछ नदियों की डायरेक्शन चेंज होकर के पूर्व की ओर हो गई है। क्लियर हो गया? चीजें ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें तैयार भी हो जाएंगी। फिर कहाँ से पूछेगा, कहीं से भी पूछे हम बता लेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? पंच नदियों का क्षेत्र कौन सा था? हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान और पंजाब वाला क्षेत्र है आपका और कश्मीर वाला, वो पंचनद का क्षेत्र। तो वो जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। 5 हो गई। अब वो कह रहे हैं कौन सी नहीं है, तो जाहिर सी बात है चंबल नहीं है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की, बीहड़ का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो आपको कहाँ दिख रहा है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पंचनद, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यहाँ पे पंचनद का निर्माण करेंगे ये। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आप लोगों को बताना है। सत्य असत्य जरूर से याद रखिएगा। पुलिकट, चिल्का और कोलेरू झीलें पूर्वी तट पर स्थित हैं, यानी कौन सी झील किस तट पे स्थित है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या ये रटने से याद होगा? नहीं, देखने से याद होगा और चिंतन मनन की प्रक्रिया होगी। और साथ में आप क्या करो ना, एक दूसरे से डिस्कस करो। अरे ये झील तो इस राज्य में है और इस साइड में, अरे राज्य याद रहेगा तो डायरेक्शन तो पता ही होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं पुलिकट, चिल्का और कोलेरू। चिल्का झील ये देखिए, कोलेरू झील ये देखिए, और पुलिकट झील मिल गई। तो ये पूर्वी तट पे है कि नहीं है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में। ठीक है, सारी पूर्व में है कि नहीं है? हाँ है। तो आंसर क्या सही है? ये राइट कर दूं? ये सही है। आपको असत्य बताना है ना, तो ये तो सही है।
अब फिर बड़ा लाचा, शिपकिला, दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो हाँ है, हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से दर्रे हैं? बड़ा लाचा, शिपकिला, दर्रे हैं। ठीक, फिर कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी और ये धौलाधर श्रेणी, इनके बीच में आपकी पड़ेगी कुल्लू घाटी। ठीक है, तो इनके बीच में पड़ेगी, सही है, कुल्लू घाटी धौलाधर, यहाँ पे धौलाधर श्रेणी, सॉरी यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधर श्रेणी, बीच में कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी दोनों के बीच में पड़ती है। फिर कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। हाँ है, क्यों? सारे तो सही है, तो ये तो गलत होगा ही। कंचनजंगा काराकोरम श्रेणी, ये देखिए, काराकोरम में केटू है, कंचनजंगा नहीं है। केटू कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ये देखिए, ये ठीक। और केटू आपकी काराकोरम श्रेणी में। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं सही है, तो ये आपका राइट होगा। क्लियर हो गया? फिर नीचे दिए गए मानचित्र में कृष्णा नदी प्रणाली में एक्स द्वारा प्रदर्शित नदी का नाम बताइए। यानी आपको इस नदी को बताना है कि ये कौन सी नदी है। एक्स द्वारा ये नदी प्रदर्शित है, और आपकी जो कृष्णा नदी है वो ये देखिए। ठीक है, इसमें एक ये मिल रही है, एक ये मिल रही है। हमको बताना किसको है? हमको बताना इस नदी को। तो अगर हम कृष्णा नदी प्रणाली बताएं तो ये देखिए, कृष्णा नदी यहाँ पे कौन सी है? पहली भीमा, ठीक, और भीमा के अलावा मूसी दिया हुआ है, और मूसी देखिए वहां पे है। तो क्या ये होगी? ये तो होगी ही नहीं, पहले ही हट जाएगी। वर्धा दिया हुआ है, वर्धा इसमें वर्धा, ये देखिए वर्धा, वर्धा यहाँ से गई है ना, तो ये तो होगी ही नहीं वैसे भी। और भीमा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ये है, तो ये होगी नहीं, तो बचा क्या? भीमा ही तो बचा। तो एक्स द्वारा प्रदर्शित नदी आपकी भीमा होगी। अब कृष्णा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाएगी। किन किन राज्यों से होके गुजरती है, ये आप कमेंट में बताइएगा हमको। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी है, तो हम उत्तरी सहायक पहले देख लेते हैं। तो उत्तरी सहायक में भीमा है, डिंडी है, हल्दिया है, मूसी है, मुनेरू है। ठीक, उत्तरी सहायक कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले हो गई भीमा। उत्तरी सहायक में सबसे पहले कौन सी है? उत्तरी सहायक में सबसे पहले हो गई आपकी भीमा। भीमा के बाद कौन सी हो गई? डिंडी। डिंडी के बाद कौन सी हो गई? हल्दिया। हल्दिया के बाद कौन सी हो गई? मूसी। मूसी के बाद कौन सी हो गई? मुनेरू। पहली कौन सी है? भीमा। फिर क्या है? डिंडी। फिर क्या है? हल्दिया। हल्दिया के बाद क्या है? मूसी। मूसी के बाद क्या है? मुनेरू। क्लियर हो गया? तो कौन कौन याद करने हैं आपको? भी, डी, ह, एम, एम। ठीक, भी, डी, ह, मू और मू। अब मुनेरू सबसे पूर्वी है, और सबसे पश्चिमी उत्तरी सहायक कौन सी है? भीमा है। क्लियर हो गया? तो कितनी उत्तरी सहायक है? तो मुख्य अगर हम देखें तो 5 है। अब दक्षिणी सहायक में देख लेते हैं। कोयना है सबसे पश्चिमी। दक्षिणी में सबसे पश्चिमी जो है वो है कोयना। कोयना के बाद है वर्धा। वर्धा के बाद है पंचगंगा। पंचगंगा के बाद है दूधगंगा। फिर है घाट प्रभा। फिर है माल प्रभा। फिर है तुंगभद्रा। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है।
तो जब याद ही है तो टेंशन किस बात की? पहले आप अपने आप को तैयार तो करिए। फिर बोलिए, ए खुदा कहाँ रहे तू? क्यों? फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य जरूर से देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम खुशी में अरे वाह ये तो मुझे आता है, उसमें हम असत्य को नहीं देखते हैं और सत्य पे टिक लगा देते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, असत्य कथन बताना है तो हाँ है गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की। और इसी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। अध्यारोपित करी गई है, हाँ सही है। फिर शरावती नदी नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। नदी अपहरण क्या होता है? मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पे नदी बह रही है, ये ऐसे बह रही है, ठीक। अब धीमे धीमे क्या होगा कि ये भाग अगर ऊंचा उठ जाएगा, तो यहाँ ये जो नदी थी, ये जो जल यहाँ से मिल रहा था इस नदी को, तो ये क्या होगी, धीमे धीमे दूसरी तरफ बहेगी कि नहीं बहेगी? जब भाग ऊंचा उठ जाएगा तो कुछ वर्षों बाद क्या होगा, जितना जल था वही तो गिरेगा, बाकी जल उधर जाने लगेगा। तो इस तरह की नदी जो है वो आपके नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी नदी? शरावती नदी। फिर कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी नदी जैसा हम पहले बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। की लगा होगा तो क्या होगा? कावेरी। की याद रखिएगा, की से कावेरी, ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी को, और दक्षिण गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी को, ठीक है। बस दोनों में का ही अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा असत्य है? ये वाला आपका असत्य है। फिर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। गंगा चापाकार। चापाकार में क्या होता है कि बीच में ये ज्यादा गाद और मिट्टी इकट्ठा करेगी, किनारे पे कम करेगी, तो क्या होगा, ये ऐसे कई भागों में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करेगी गंगा नदी। तो गंगा नदी किस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है? चापाकार। और यही ब्रह्मपुत्र पूछा जाता किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो भैया गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके ही डेल्टा का निर्माण करते हैं, समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। तो जो गंगा करेगी उसी तरह का डेल्टा वो भी बनाएगी। तो दोनों का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र दोनों का डेल्टा कैसा होगा? चापाकार ही होगा। फिर गोदावरी पंखाकार, जैसे पंख होते हैं ना, ऐसे ऐसे निर्माण करती है, ठीक है। यानी यहाँ ज्यादा है, फिर इधर वितरण है, ऊपर उठ गया थोड़ा पठारी क्षेत्र। गोदावरी पंखाकार का। कावेरी अंगुलियाकार। अंगुलियाकार में क्या होगा कि अंगुली जैसे बनती है, ऐसे देखने से ऊपर से ऐसे लगेगा, अंगुलियाकार डेल्टा का। महानदी ज्वारमुखी, पहले समझ लेते हैं ज्वारमुख है क्या। ज्वारमुख होता क्या है कि जब कोई भी नदी समुद्र में मिलती है, उससे पहले वो क्या करती है, गाद और मिट्टी इकट्ठा करती है, तो ऐसा लगता है कि वो विलुप्त हो गई है और उसका पानी एक जगह झील के रूप में समुद्र के कुछ दूरी पे ही है, ठीक है। तो यानी वो जो पानी इकट्ठा हुआ है जहाँ पे नदियां मिल रही हैं, और उसमें भी समुद्र का पानी है, क्योंकि इधर से भी नीचे नीचे जा रही है नदी, तो पानी समुद्र की लहरों का आएगा ही वहां पे। तो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा खारा पानी होता है, तो वो क्या कहलाता है? ज्वार नदमुख कहलाता है, जहाँ पे नदियां समुद्र में मिलने वाली होती, ठीक है। गाद और मिट्टी के कारण कुछ पोषण जो है वो ढक जाता है या छुप जाता है, तो ये आपका कहलाएगा ज्वार नदमुखी। तो ये तो होगा नहीं, तो महानदी जिस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है वो ज्वार नदमुखी नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर सुमेलित नहीं है, यानी महानदी सही है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को करना क्या है कि अपना सही से तैयार करिए,
याद करिए, चिंतन और मनन की प्रक्रिया जारी रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ नहीं, मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दिया, सिलेक्शन तो होना ही होना है। धन्यवाद।